हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव वी केयर वी शेयर में। आज मैं शेयर करूंगा कि मैंने रनिंग क्यों स्टार्ट की और क्यों मैंने अभी तक 2 ऑफिशियल हाफ मैराथन्स भागी हैं और अनऑफिशियली एक फुल मैराथन भागी है जो मेरे दोस्त ने ही टाइम नोट किया था। उसके अलावा मैं 10-12 बार जो है 21 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर चुका हूं। आज भी हमने 21 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। इसको कवर करने में हमें लगभग 2 घंटे 46 मिनट लगे, जो कि विलफुली हमने जानबूझ के स्लो डिस्टेंस कवर किया था। तो अभी मैं शुरुआत करूंगा कि मैंने भागना शुरू ही क्यों किया। बचपन से मैं एथलेटिक तो नहीं रहा स्कूल टाइम में, लेकिन हाँ, एक बार मैंने क्रॉस कंट्री में पार्ट लिया था जिसका मुझे काफ़ी मज़ा आया क्योंकि क्लासेस मिस हो जाती थी सुबह की। उसके बाद फिर जब मैं शिमला में गया एमबीबीएस करने के लिए, तो उससे पहले हाँ, एमबीबीएस करने से पहले मैंने कराटे सीखे 11th स्टैंडर्ड में, जो कि मैंने साल भर के लिए किए, लेकिन 12th में एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर हो जाता है तो फिर वो एक्सरसाइज छूट गई। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम में मैं थोड़ी बहुत जॉगिंग करता था और बट क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, तो इस डर के मारे कि एक्सरसाइज में जो टाइम वेस्ट होता है उसको भी पढ़ाई में ही लगा दे, जो कि सही आइडिया नहीं था। 12 महीने के बाद मेरा सिलेक्शन तो हो गया इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में, बट जो मेरा वज़न है वो 18 किलो बढ़ गया। तो उसके बाद मैंने पहली बार ज़िंदगी में सीरियस रनिंग की थी, बिकॉज़ मैं 70 किलो का हुआ करता था और मेरा वेट लगभग 82 केजीज़ के आसपास पहुंच गया था, 82 केजीज़ के आसपास पहुंच गया था। तो मैं काफ़ी कॉन्शियस रहता था क्योंकि नया नया कॉलेज में सेलेक्ट हुआ था और आप मोटे लगे लड़कियों के सामने अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने पहली बार भागना शुरू किया और पहले महीने में टू माई सरप्राइज़ मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया, लेकिन वो बिल्कुल भी आसान नहीं था और तरीका भी शायद सही नहीं था। क्योंकि मैंने पहले कराटे किए थे और कभी कभार मैं 4-5 किलोमीटर भाग लेता था, तो सीधा ही डायरेक्टली मैंने 5 किलोमीटर भागना शुरू किया। मैं बहुत ही स्लो स्पीड पे भागता था क्योंकि तेज़ मेरे से भागा ही नहीं जाता था और सांस चल जाता था और चलते हुए लोग मुझसे आगे निकल जाते थे। बट फ़ायदा हुआ 15-20 दिन तो मैं रोते हुए भागा, आँखों से आंसू भी आए सच में, लेकिन 15-20 दिन के बाद वो रिदम बना और लगभग 6 महीने के अंदर मैंने वो जो 20-22 किलो वज़न बढ़ाया था वो बिल्कुल सेटल हो गया। उसके बाद एमबीबीएस टाइम में शिमला में हफ्ते में 2 या 3 दिन हमारा हॉस्टल संजौली में होता है और संजौली से हम पूरा राउंड अगर लगाएं पहाड़ी के ऊपर तो लगभग शायद 7-8 किलोमीटर का बैठता होगा या 40-50 मिनट का। तो उस 40-50 मिनट के मैंने कई राउंड्स लगाए, बारिश में भी लगाए, सर्दियों में भी लगाए। फिर मेरा एम्स में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने एमडी कर ली और फिर धीरे धीरे जो है, जैसे लॉन्ग रूटीन में लोग आते हैं ज़िंदगी में और उनके बाद उतना टाइम नहीं रह पाता है। मैं कभी ना कभी एक्सरसाइज तो करता था, ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह छोड़ दी, बट लगभग 4 साल पहले, 3 साल के लिए, मतलब लगभग 7 साल पहले मेरी एक्सरसाइज छूट गई जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आया। 3 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे जो है मेरा वज़न जो है वो 97 तक पहुंच गया। करंटली भी मैं ओवरवेट हूँ, मेरा वेट अभी 92 है, शक्ल से देखने में नहीं लगता, बट मेरा वज़न अभी 92 किलो के आसपास है। पिछले 1.5-2 साल की मेहनत के बाद ये 5 ही किलो गिरा है। वो उसका भी क्या रीज़न है मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपके साथ। देन उसके बाद जब 3-4 साल पहले जब प्रैक्टिस थोड़ी सेटल हो गई और शेड्यूल थोड़ा बहुत ही हेक्टिक हो गया, तो पहली बार मैंने दोबारा हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि जब मैं अपने लेसिस भी बांधता था, शू लेसिस, तो मुझे सांस सा चढ़ने लगता था और 1-2 बार मैं रोया भी अकेले में कि मेरा वज़न इतना ज़्यादा हो गया है, जबकि मैं हमेशा 70 किलोज़ का रहा अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, इवन एमडी टाइम में भी मैंने काफ़ी हद तक अपना वेट जो है मेंटेन ही रखा। फिर मैंने इसी पार्क में राउंड लगाने शुरू किए अपने दोस्त डॉक्टर इंद्र कस्तूरिया के साथ। एक दिन मैं राउंड लगा रहा था और मैं फ़ोन नहीं लेके आता था क्योंकि मैंने सुबह कॉल्स लेना थोड़ा कम कर दिया था एज ए डॉक्टर, आई एम ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर। तो जब मैं सुबह, मेरे दोस्त के फ़ोन आया कि बहुत इमरजेंसी है और कज़न को चेस्ट में पेन हो रहा है। तो मेरा जो कज़न है वो मेरे से 3-4 साल बड़ा है और क्योंकि मेरा और कोई रियल ब्रदर नहीं है, तो ही जस्ट लाइक रियल ब्रदर टू मी एंड ही लिव्स क्लोज बाय टू दिस पार्क ओनली, जो कि सेक्टर 11 का द्वारका पार्क है और मैं भी द्वारका में ही रहता हूँ, वो भी द्वारका में रहते हैं। जैसे मैं घर पहुँचा, बीइंग ए डॉक्टर, ही हिमसेल्फ एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि ये जो है उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो उनको लेके सीधा हॉस्पिटल गए, वहाँ से फिर मेदांता हॉस्पिटल गए। बट उस दिन ने मुझे बदल दिया, तब से मुझे लगा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि काफ़ी टाइम से तो एक्सरसाइज की नहीं थी, वेट बहुत ज़्यादा था, तो 1-2 बार मैंने कोशिश की तो मुझसे भागा नहीं गया। फिर मैंने चलना स्टार्ट किया और मेरे मन में ये भी डाउट था क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि 40 साल की उम्र तक के बाद जो है भागना नहीं चाहिए, घुटने में गड़बड़ आ जाती है, जो कि सच भी है, क्योंकि सही तरीके से भागना चाहिए, अगर आप गलत तरीके से करें तो गड़बड़ भी होती है। क्योंकि 2-3 साल पहले भी एक बार जब प्रैक्टिस में, मैं अभी साल भर ही पुराना था, मैं तब उन दिनों एक्सरसाइज करता था, 1-2 दिन मैंने जॉगिंग की और एक दिन जॉगिंग में एक लड़की मेरे से आगे निकल गई। उसको हराने के चक्कर में मैंने 2-3 किलोमीटर जो ऐसी स्पीड लगाई, अगले दिन मेरे पाँव में
दर्द हो गई। जब दर्द हुई तो मैंने एक्सरे कराया तो उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे पंजे का, एक हड्डी का हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। प्लास्टर की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, बट 2-3 हफ्ते के लिए मैं सिर्फ जूते पहन के चल सकता था, भागने के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैं डर गया, और उसके बाद जब मुझे पता लगा कि 40 साल के बाद लोगों के घुटने बैठ जाते हैं और ये प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है, तो मेरे मन में ये होने लगा कि शायद अब मैं ज़िंदगी में कभी भाग नहीं पाऊँगा, चलो चल के ही वज़न कम करते हैं। तो इस तरह से लगभग साल भर मैंने सिर्फ वॉकिंग ही की, और वॉकिंग भी काफ़ी स्लो वॉकिंग की, आराम से 12-15 मिनट में 1 किलोमीटर का चक्कर लगाया, जिससे मेरे वज़न में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि शायद भागना चाहिए, बट जिस भी दिन अगर 5 से 8 किलोमीटर कर लेते थे तो घुटनों में दर्द होता था, तो वो डर जो था वो और गहरा हो जाता था। फिर एक दिन बाई चांस की बात है, मेरा एक फ्रेंड है ऑर्थोपेडिशियन, वो सफदरजंग में स्पोर्ट्स सेंटर में ही, इंजीनियरिंग सेंटर में ही है, वो मुझे मिला तो उसने मुझे बताया ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ एक्सरसाइज करो नीज़ की तो आप भाग सकते हो। तो उसके बाद मैं सफदरजंग स्पोर्ट्स सेंटर गया और वहाँ पे मैंने अपना नीज़ वगैरह दिखाया, क्योंकि मैं एक बार पहले जब कराटे करता था तो एक बार किक लगने की वजह से मेरा लिगामेंट टीयर हुआ है, ACL टीयर। जिनका हुआ होगा वो समझ पाएंगे, जिसके लिए मुझे ऑपरेट कराना पड़ा था। तो मैंने कहा मेरी राइट लेग में तो ये प्रॉब्लम है और वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं भाग सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल भाग सकते हो, डायनामिक्स जो है अब काफ़ी बदल गए हैं, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो प्रॉपरली और रिजीम को फॉलो करते हो तो तुम भाग सकते हो। तो उसके बाद मेरा मेंटल ब्लॉक कुछ हद तक हटा, मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की और मैंने चलना शुरू किया, फिर चल के भागना शुरू किया। और धीरे धीरे मेरे एक मन में होता था कि अनिल अंबानी जब 10 किलोमीटर भाग सकता है तो हम लोग इतने क्या बिजी हैं कि हम भी 10 किलोमीटर नहीं भाग सकते। तो मेरा पहला टारगेट यही था कि मैं सिर्फ 10 किलोमीटर भागूँ और अपना वज़न कम करूं। तो धीरे धीरे 5 किलोमीटर भागना शुरू किया, फिर 10 किलोमीटर भागना शुरू किया। फिर जब 10 किलोमीटर कंफर्टेबल होने लगा और दर्द बिल्कुल नहीं होने लगी तो तेज़ भागना शुरू किया। और अजय कपूर जी हैं जो इसी पार्क में आते हैं, जिन्होंने पहली बार मुझे कहा कि तुम लोग हाफ़ मैराथन क्यों नहीं भागते, जब ऑलरेडी तुम 12-15 चक्कर लगाने लग पड़े हो, तो तुम अगर 22-23 चक्कर लगाओगे तो वो हाफ़ मैराथन के आसपास हो जाएगा। तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, हाफ़ मैराथन भागते हैं। और वो लास्ट ईयर की बात है। अब हाफ़ मैराथन जो पहली बार जो भागी उसमें तो मैंने ऐसा ही किया कि पहले 1 किलोमीटर में मैं 1 मिनट के लिए चलता था और उसके बाद भागता था। 18 किलोमीटर तक उस हाफ़ मैराथन में मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। 18 किलोमीटर के बाद मुझे लगा अब आखिरी 3 किलोमीटर बचे हैं, तो अब तो जितनी ताकत है वो लगा दो। बट उतनी ताकत मैं नहीं लगा पाया, क्योंकि मेरा पाँव जो है वो एक तरह से घिसटने लगा, क्योंकि उतनी ताकत नहीं होती है। क्योंकि 5 या 10 किलोमीटर अगर आप भागते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब आप 10 या 15 या 20 किलोमीटर भागते हैं तो डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई 10 किलोमीटर भागता है तो उसको पानी पीने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसको सॉल्ट या शुगर का भी ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 90 मिनट से ज़्यादा भागते हैं तो हमारी बॉडी शुगर ख़त्म हो जाती है, और सॉल्ट की कमी की वजह से क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। और ये एक बार क्रैम्प मुझे प्रैक्टिस रन में हुआ भी था अपने संजीव दोस्त के साथ। तो मुझे ये समझ आया कि आपको नमक और चीनी का घोल लेना चाहिए। तो क्योंकि मुझे वो पता था तो उस मैराथन में मैंने ड्रिंक तो किया, सॉल्ट भी लिया और शुगर भी लिया, लेकिन उसके लगभग आखिरी 3 किलोमीटर में मैंने जैसे तैसे, क्योंकि मेरे मन में एक टारगेट था कि मुझे 2 घंटे 30 मिनट में हाफ़ मैराथन पूरी करनी ही है, और जो कि मैंने 2 घंटे 26 मिनट में की। काफ़ी अच्छा भी लगा और उस टाइम बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन काफ़ी दर्द हुई, तकलीफ़ भी हुई, और 3-4 दिन में वो दर्दें ठीक हो गई, फिर मैं भूल गया। उसके बाद एयरटेल हाफ़ मैराथन आई, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया। मुझे लगा अब तो मैं कोशिश करूँगा कि 2:15 या 2 घंटे से नीचे ही जो है मैं हाफ़ मैराथन को पूरा कर दूँगा। और मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने हाफ़ मैराथन और फुल मैराथन की एक ट्रेनिंग बुक आती है वो पढ़ी। उसके बाद द बिग रनर्स वर्ल्ड की आती है, विच इज़ अ वेरी गुड बुक। उसके बाद मैंने ची रनिंग करके डैनी डायर की किताब आती है वो पढ़ी। फिर एनाटॉमी ट्रेन्स करके एक बुक आती है, मैंने वो पढ़ी। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, जो कि लिंक मैं इस यूट्यूब वीडियो के नीचे भी डाल दूँगा। उससे मुझे लगा कि अब मुझे रिदमिक भागना चाहिए और मुझे स्पीड जो है फास्ट करनी चाहिए, और मुझे 2.25 घंटे से पहले और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर 2 घंटे से पहले हो जाए। तो 10 किलोमीटर तक तो वो स्ट्रैटेजी ठीक रही, क्योंकि एक वर्ड होता है नेगेटिव स्प्लिट। नेगेटिव स्प्लिट का मतलब होता है पहले 10 किलोमीटर आप धीरे भागेंगे, बाद के 10 किलोमीटर आप थोड़ा फास्ट भागेंगे। मैंने उस स्ट्रैटेजी का पालन भी किया, बट मैंने गलती ये की कि इस बार मैं रुक के नहीं भागा, मैं डायरेक्टली पूरे लगातार भागता रहा। क्योंकि ची रनिंग में मैंने पढ़ा था कि आपको रिदम में भागना है, तो मैं सेम रिदम में भागता रहा। जब वो 21 किलोमीटर पूरे हुए, लगभग 21 भी क्या 18 किलोमीटर पे ही मैं काफ़ी थक गया था।
काफ़ी थक गया था और मेरे कंधों में दर्द होने लगी, जो कि कभी पहले हुई नहीं थी मुझे। जब वो मेरी रेस पूरी हुई 21 किलोमीटर की जैसे तैसे, तो मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। मुझे घर ड्राइव करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया वो नेहरू स्टेडियम से, बिकॉज़ मेरे कंधे बहुत ही बुरी तरह दर्द कर रहे थे। और उसके बाद मुझे 10-12 दिन लगे पूरी तरह से रिकवर होने में। फिर मैंने दोबारा रिसर्च की, दोबारा बुक्स को ध्यान से पढ़ा, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अपनी कैपेसिटी से 80-90% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और जो वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी है उसमें क्या होता है, आप भागते हैं फिर आप रुकते हैं, आप भागते हैं फिर आप रुकते हैं, तो आपकी उन मसल्स को भी आराम मिलता है जो कि हमेशा इस्तेमाल हो रही हैं लगातार भागने के लिए। और जब आप चलते हैं तो उन मसल्स को आराम मिलता है, आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपको ये नहीं लगता कि मुझे 21 किलोमीटर पूरे करने हैं या मुझे 42 किलोमीटर पूरे करने हैं। आपको ये लगता है बस मुझे अगले 5-6 मिनट के लिए भागना है, फिर उसके बाद ब्रेक आएगा। और हाइड्रेशन का ध्यान तो आपको रखना ही है कि हर 30 मिनट बाद आपको ड्रिंक करना है और पानी लेना है। उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो, ऑरेंजेस ले सकते हैं आप, बनाना ले सकते हैं। इवन ईटिंग का ध्यान जो है आपको रनिंग से पहले भी करना है, कि जो रनिंग है उससे पहले भी अगर 1 या 2 आप केले ले लें या नट्स ले लें, हनी के साथ ले लें आधा 1 घंटा पहले। फिर उसके बाद रनिंग के बाद भी 30 से 60 मिनट की विंडो होती है कि 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर ही आपको जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स ले लेने चाहिए, बिकॉज इंसुलिन सिक्रीट होती है बॉडी में और बॉडी शुगर मांगती है और प्रोटीन्स मांगती है, क्योंकि आपने प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया है, मसल्स का इस्तेमाल किया है और आपका जो शुगर स्टोरेज है वो कम हो जाता है 2-2.5-3 घंटे भागने के बाद। तो आपको उस विंडो में ले लेने चाहिए ताकि आपकी मसल्स बिल्कुल फ्रेश फील करें। तो इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब जो है मुझे कभी भी पर्सनल बेस्ट टाइम के लिए नहीं भागना है। मुझे भागना है तो आपको स्माइल करना चाहिए, बिकॉज स्माइल करने से क्या होता है, चेहरे के आगे की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, आपको नेगेटिविटी नहीं आती है। नहीं तो आपने देखा होगा कई लोग भागते हैं, पूरा जोर लगा के भागते हैं, ज़ोर से भागते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो तो वही काम बन गया कि जिस काम से बचने के लिए आपने भागना शुरू किया था और उसी तरीके से आप भाग भी रहे हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको भागना है तो आप भागिए। हेल्थ के लिए 20 से 40 मिनट भागना ही सफिशेंट है। हफ्ते में ऐसा आप 5 बार भी करेंगे तो मोर देन सफिशेंट है। अगर आपको हुक्ड अप हो जाते हैं या एडिक्शन ही हो जाती है भागने की, तो आप हफ्ते में अगर 3 या 4 दिन भागते हो उतना काफ़ी है। और हफ्ते में जो है आप भागिए 3 दिन भागिए, और 3 दिन भागिए 5 या 10 किलोमीटर के आसपास। और संडे वाले दिन या जो भी दिन आपका फ्री होता है उस दिन आप लॉन्ग रन कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने 21.5 किलोमीटर का लॉन्ग रन किया, आज संडे था, तो आप लॉन्ग रन कर सकते हैं, लेकिन वो स्लो होना चाहिए कंपैरेटिवली उस स्पीड से जो आपका पहले होता है। और लॉन्ग रन से पहले भी ब्रेक लेना चाहिए और लॉन्ग रन के अगले दिन भी ब्रेक लेना चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखे जिसमें लोगों ने फर्स्ट मैराथन भागी बिना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किए, बट ज़्यादातर वो वीडियो यंग लोगों के थे, मेरी तरह 41 ईयर्स के नहीं थे। तो इसलिए जो लोग मेरी एज ग्रुप के हैं, जो बहुत यंग नहीं हैं, उनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो ये कहते हैं कि घुटने में गड़बड़ आ जाती है, वो एक्चुअली आ सकती है। आपको अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए चेकअप करा लेना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन B12 जो वेजिटेरियन है, या कैल्शियम, जो भी रूटीन एग्जामिनेशन है वो मैंने भी कराए। सरप्राइजिंगली मेरा विटामिन डी भी कम था, उसके लिए मुझे भी सप्लीमेंटेशन लेना पड़ा। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की भी ज़रूरत पड़े, ओमेगा 3 एंड बाकी चीज़ें। तो इसलिए हाँ, हम 40 के होने के बावजूद भाग सकते हैं। और आपने पिछले एक वीडियो में देखा भी होगा, 67 ईयर्स के 2 जवान लोग मेरे साथ भाग रहे थे। सो भागना इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बट वो साइंटिफिकली सही तरीके से अगर किया जाए तो सही रहेगा। उसके लिए प्रॉपर पोस्चर, ड्रेस, रूटीन, रिदम, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम कुछ और वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।